साल के आखिरी महीने की आखिरी एक्सपायरी यानी कि मंथली एक्सपायरी आज है। बड़ा दिन एक्शन के लिहाज से और दुनिया भर के बाजारों से थोड़े बेहतर संकेत आज शुरुआत करने के लिए। हरे निशान में खुलने के बाद क्या रहेगी रेंज, कैसा रहेगा ट्रेड और क्या करें आप और कैसे करें तैयारी अगली सीरीज की, रहेगा आज दिन भर का फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार क्योंकि आज है आपके लिए मंथली, क्वार्टरली, एनुअल एक्सपायरी, सब कुछ एक साथ सर। हाफ ईयरली भी बिल्कुल। तो ढेर सारा एक्शन और आज की जाहिर सी बात है कि इस एक्सपायरी की इस लिहाज से भी अहमियत है क्योंकि अगली सीरीज की उम्मीदें बजट से पहले बनती दिखेगी। तो बजट से पहले का एक्शन नई सीरीज में शुरू होगा। तो देखते हैं रोल ओवर्स किस तरह के होते हैं, एक्सपायरी कहाँ होती है। आइए आज के संकेत पढ़ ले और संकेत जबरदस्त आते दिख रहे हैं दुनिया भर के बाजार से। क्वांटम में मत देखिए, क्वालिटी में देखिए। देखेंगे आपको तो ऐसा लगेगा थोड़ा ही तो बड़ा है डाउ, लेकिन बात ये नहीं कि थोड़ा बड़ा है, बात ये कि रिकॉर्ड बनाकर बंद हुआ है। डाउ S&P दोनों ने फिर से नए रिकॉर्ड बनाए और मजबूती के साथ साल का अंत करने की तैयारी में है इस वक्त। वायदा कारोबार में दिसंबर सीरीज की आज एक्सपायरी है और कल से 10 नहीं, जी हाँ 9 शेयर शामिल हो रहे हैं। आपने सही सुना, अब तक 10 शेयर हम बता रहे थे, अब 9 शेयर शामिल हो रहे हैं। ये आपके लिए शुरुआत होती दिख रही है नए शेयरों की कल से। कल जीएसटी काउंसिल के माफ कीजिएगा अहम बैठक होने वाली है और इस अहम बैठक में इस बात को लेकर चर्चा होगी कि जो 4 स्लैब्स हैं जीएसटी की वो क्या घटाकर 3 कर दी जाए। तो बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव जीएसटी में हो सकता है या होने वाला है, उसकी तैयारी या उसकी बातचीत की शुरुआत कल की अहम बैठक में होगी और कुछ प्रोडक्ट्स की दरों में बदलाव भी होगा। आरबीआई का बैंकों पर भरोसा है बरकरार। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है और उसमें उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। और अगर फिर से ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ भी जाए तब भी एनपीए ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, डबल डिजिट में नहीं जाएंगे, ये आरबीआई को भरोसा है। लेकिन हाँ, इकोनॉमिक रिकवरी की रफ्तार पड़ सकती है धीमी, भले ही एनपीए ना बढ़े। तो ये कुछ रिपोर्ट्स में खास बातें आती देखिए। चलिए इन सब के दम पर करते हैं आज के एक्शन की शुरुआत। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन जहां पर आपको रखनी है नजर। सर, एक्शन की बात करी तो एक बार पहले ग्लोबल मार्केट्स की बात करना चाहूँगा आपके साथ और स्पेशली एक जो पॉइंट आपने कुछ समय पहले बात करी थी कोरोना को लेकर, और आपने कहा था कि जब तक कोरोना है तब तक चिंता की बात नहीं है बाजार के लिए। ऐसे आप देखो ना, फिर से ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है और लाइफ हाई बना रहे हैं। लाइफ हाई की बात करी, कल जो सिंगल हाईएस्ट केसेस आए हैं पूरे पैंडेमिक, 2 साल हो गए पैंडेमिक, 31 दिसंबर को पैंडेमिक आया था 2019, पूरे पैंडेमिक में सबसे ज्यादा एक दिन का आंकड़ा कल आया है। सोचो, और कल ही हमने यूएस पर रिकॉर्ड फिर से बनते हुए देखा और ग्लोबल मार्केट्स एक्शन में। हाँ, मतलब मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि कोरोना के आंकड़े बढ़े और उसके लिए अमेरिकी बाजार हाई बनाए, वो अच्छा संकेत है। लेकिन देखिए, बाजार अपनी जगह, कोरोना अपनी जगह। हमें बाजार का विश्लेषण करना है तो बाजार के विश्लेषण के हिसाब से हमारा जो पिछले 6 महीने से स्टैंड है वो बहुत साफ है कि कोरोना का डर जब तक है तब तक बाजार में मंदी नहीं होगी। और आप देखिए, डर सबसे ज्यादा आप बता रहे हैं, हाईएस्ट एवर आंकड़े आए और मार्केट हाईएस्ट एवर लेवल पर है। 5.5 लाख केसेस का, 5.5 लाख केसेस। तो बस अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यही है कि केसेस जो आ रहे हैं उसमें हॉस्पिटलाइजेशन की रेट 70-80% कम है। डेथ रेट बहुत ही कम है, नहीं के बराबर है। मतलब जो टिपिकल ज़्यादा उम्र वाले लोग हैं जिन्हें और दूसरी बीमारियां ज़्यादा होती है या फिर उनके शरीर की लड़ने की क्षमता कम होती है, उनके लिए थोड़ी बहुत है डेथ रेट, वो भी कम है। सो कम से कम पहले और दूसरे लहर के मुकाबले में ये कम खतरनाक है, ये पता है। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि संक्रमण ज़्यादा है। हमारे यहाँ भी आंकड़े देखें, भले छोटे बेस पर है लेकिन मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। परसेंटेज में देखेंगे तो डर लगेगा कि 1500 से 3000 होने में वक्त नहीं लग रहा, उस तरह के मामले। सो ओवरऑल बात सिंपल इतनी है, फेस्टिव सीजन है, अभी तक के जो आंकड़े आए हैं ये कम इंपॉर्टेंट है। इस हफ्ते के आंकड़े जो आएंगे जिसका पता आपको जनवरी के पहले हफ्ते में पता चलेगा, वो क्या होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट। क्योंकि 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में, नए साल के जश्न के बीच में जो लोग बाहर निकलते हैं, मिलते जुलते हैं, उससे ओमिक्रॉन या फिर कोरोना कितना फैलता है वो आंकड़े आपको शायद पहले हफ्ते तक, क्योंकि 2-3-4 दिन लगते हैं ना सिग्नल आने में, यहाँ पे खांसी जुकाम बुखार और ये सब हो रहा है, टेस्ट कराओ रिजल्ट आता है। सो आई थिंक वो इम्पोर्टेंट होगा। सो जनवरी का पहला हफ्ता अगर हम शांति से अच्छे से निकाल पाएँ तो ठीक, लेकिन जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं थोड़ी चिंता की बात, थोड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल सर, बात चिंता की यही है कि रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे और वो इकोनॉमिक रिकवरी जो बहुत मजबूत दिख रही थी
उस पर ब्रेक लगेगा। उस ब्रेक के साथ अगली फेड की मीटिंग में फेड चेयरमैन ये कहेंगे कि हो सकता है हम 3 बार ब्याज दरें ना घटाएं, एक या दो बार ही ना बढ़ाएं, एक या दो बार ही बढ़ाएं। टेपरिंग की जो रफ्तार है हम उसको आगे थोड़ा और कम करने पर सोच सकते हैं। तो वो संकेत अच्छे इक्विटी मार्केट के लिए आ सकते हैं और शायद यही वजह कि डाउ और नैस्डैक इन आंकड़ों के बावजूद लाइफ हाई बनाता है। लाइफ हाई बनाते हुए दिखे, बिल्कुल सर। 70 बार इस साल S&P ने लाइफ हाई बना दिया। सो जो अवधि पे ये बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए और शायद कोई माने भी ना। और आई एम श्योर जब मैंने कहा होगा बहुत लोगों ने नहीं माना होगा कि अरे ऐसा कैसे, कोरोना बढ़ेगा, कोरोना रहेगा तो मार्केट आपके सामने पूरा जीता जाता है। एग्जाम्पल हाईएस्ट एवर नंबर और हाईएस्ट एवर लेवल पे डाउ और S&P है। एटलीस्ट अमेरिकी बाजार में तो वो ट्रेंड है ही। बिल्कुल वो ट्रेंड है बरकरार। हमारे बाजार भी सर कल जो आप कह रहे थे इंपॉर्टेंट लेवल्स होल्ड करे 17,200 35,000 बैंक निफ्टी पर, और आज एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा उसका भी सेटअप अगर समझे तो कैसे निकल कर आ रहा है? मतलब ठीक है दीपा, एक्सपायरी के लिहाज से जो अभी डेटा दिख रहे हैं 17,000 के नीचे एक्सपायरी नहीं होगी और 17,300 के ऊपर भी नहीं होगी। अभी के डेटा ये बता रहे हैं। मेरा ये मानना है ज़्यादा संभावना है 17,200 के आसपास की दिख रही है डेटा के लिहाज से, लेकिन अभी पूरा दिन पड़ा है और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होकर देखते हैं आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं। मेरा इतना मानना है कि अगर 17,000 के ऊपर किसी भी लेवल पर एक्सपायरी होती है तो हम बुरे नहीं है। करेक्ट। मतलब और 17,225 के ऊपर हो जाए, मतलब हरे निशान में हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो आप बहुत ही बढ़िया लेवल पर जा रहे हैं। बिल्कुल। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है कम मजबूत दिख रहा है, 35,000 के लेवल को मुश्किल से होल्ड कर पा रहा है। अगर बैंक निफ्टी भी 35,000 के ऊपर एक्सपायरी देता तो ठीक है। अभी भी आपके पास साल का आखिरी एक और ट्रेडिंग सेशन कल का बचा है। बिल्कुल। सो मेरा ये मानना है कि एक रोल ओवर्स और एक्सपायरी के लिहाज से जो चर्चा का विषय हमेशा रहता है वो तो रहेगा ही, लेकिन उसके अलावा आज और कल 2 दिन सेलेक्टिवली अच्छी क्वालिटी के मिड कैप शेयरों पर फोकस करना चाहिए, स्मॉल कैप शेयरों पर फोकस करना चाहिए जहां फंड के पास अच्छी खासी होल्डिंग है। फंड मैनेजर्स के जो चहेते स्टॉक हैं वो हमेशा चाहेंगे कि ईयरली एनएवी थोड़ी बहुत ही आपको लगता है कि भाई कितनी बढ़ जाएगी, आप थोड़ा बहुत अगर अपने पसंदीदा स्टॉक को थोड़ा खरीद भी लेंगे, स्टॉक की प्राइस 4-5% ऊपर हो भी जाए तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में छोटा हिस्सा होता है। लेकिन कितने सारे फंड मैनेजर्स हैं जिनके पोर्टफोलियो की एनएवी अगर 10, 20, 25 बेसिस पॉइंट भी बढ़ जाए इन सब एक्शन की वजह से तो उनके लिए अच्छी बात है। सो आई एम श्योर आज और कल 2 ट्रेडिंग सेशन आपको क्वालिटी में, मैं पूरी जनता की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ क्वालिटी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर पे फोकस करना चाहिए। यहाँ 2 जगह बहुत बढ़िया पैसा बनेगा, क्वालिटी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स। ठीक है सर, तो ब्रॉडर मार्केट में आप कह रहे हैं कि बढ़िया एक्शन होने वाला है, ये तो बात अपने गारंटी है। एक और बड़ा बदलाव हो रहा है सर, 10 नए स्टॉक्स वायदा कारोबार के कल से हिस्सा बने आए थे। कल देर शाम एक सडन अनाउंसमेंट आया कि नहीं अब सिर्फ 9 शेयर्स ही होंगे। सुप्रीम इंडस्ट्रीज जो भी 10वां स्टॉक था इस लिस्ट में वो नहीं होगा वायदा कारोबार का। ये क्या हो गया सर? 30 नवंबर को 7 स्टॉक्स की लिस्ट आई थी, पहले 1 स्टॉक, फिर 2 स्टॉक और 7 3, तो टोटल मिलाकर 10 स्टॉक आपके कल से सीरीज में शामिल होने थे। उसमें जो NSE का सर्कुलर कहता है वो कहता है कि वैसे तो सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर चुके हैं ये सारे स्टॉक 7, लेकिन इनमें एक क्राइटेरिया अगर पूरा किया तो, और वो है क्वार्टर सिग्मा कंप्यूटेशन का। अब क्वार्टर सिग्मा कंप्यूटेशन है ना, छोड़ ही दो आप। बेसिकली उसमें क्वार्टरली एक पर्टिकुलर स्टॉक में किस लेवल से ज़्यादा मूवमेंट नहीं होना चाहिए उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो उसमें सुप्रीम इंडस्ट्रीज उस शर्त को पूरी नहीं करता, तो इसलिए सुप्रीम इंडस्ट्रीज कल से वायदा कारोबार में नहीं आएगा, बाकी 9 स्टॉक आएंगे। तो ठीक है, ये टेक्निकल ग्राउंड पर सुप्रीम इंडस्ट्री शायद उसमें फिट नहीं हो रहा, बट इसमें कोई ऐसा मतलब कंपनी खराब है या कोई स्टॉक खराब है। एक बेसिकली टेक्निकल फॉर्मूला है जिसके दम पर कोई स्टॉक एफएनओ में आता है या एफएनओ से बाहर निकलता है। वो आप और हम भी अगर थोड़ा सा मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है और है तो आप तनाव न ले। क्वार्टर सिग्मा वो सुनकर ही सर ऐसा हो गया कि है क्या ये। तो इसलिए अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात है। ठीक है, 9 के बजाय 10 के बजाय 9 स्टॉक आएंगे, क्या फर्क पड़ता है। किसी ने कोई ट्रेडिंग पोजीशन ली हो तो फिर हाँ, तो फिर वो ठीक है। अब ट्रेडिंग पोजीशन वालों के लिए तो इस तरह की रिस्क रहती है, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि ऐसी कोई खराब खबर है कि स्टॉक 10% टूट जाए। एफएनओ में आने से भी कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता हो, फंडामेंटली वो नहीं है। लिक्विडिटी हो जाती है, फंड्स का इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है, उतनी बात है। सो वैसे भी सुप्रीम इंडस्ट्री मेरे ख्याल से तो कभी भी ट्रेडिंग स्टॉक रहा नहीं, कम लिक्विडी है। तो थोड़ा बहुत अगर कुछ ट्रेडर्स ने पोजीशन इस लिहाज से बनाई होगी कि चलो एफएनओ में आएगा तो 2-3% का गेन हो जाएगा, तो 2-3% नीचे बेचेंगे, बात उतनी है, बस वही बात है। ठीक है, तो चलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो आपको जानना चाहिए। सुप्रीम इंडस्ट्रीज वायदा कारोबार का हिस्सा
नहीं बनने वाला है, ये एक्सचेंज की तरफ से कल सर्कुलर्स आते हुए आपको दिखे हैं। तो आइए फिर आज के सेटअप की कर लेते हैं तैयारी, क्योंकि आज है मंथली एक्सपायरी भी। बताएं सर, क्या कह रहे हैं आज के संकेत? संकेत दीप, ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर है, लाइफ हाई पर अमेरिकी बाजार है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये संकेत ग्लोबल जो पॉजिटिव है, और सिर्फ मार्केट के कह रहा हूँ मैं, ओमिक्रॉन और कोरोना के नहीं कह रहा, उनको अलग हटाकर देखें, क्योंकि ओमिक्रॉन और कोरोना को लेकर तो ग्लोबली भी चिंता है हम। हमारे यहाँ भी आज खबर आई है कि गोवा में अब 50% कैपेसिटी पर कैसीनो, होटल्स, ये सब एंटरटेनमेंट पार्क रहेंगे। तो रेस्ट्रिक्शन तो पूरे देश दुनिया में बढ़ ही रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और बढ़ने भी चाहिए उस लिहाज से कि जब तक हम भाई ऐसे ही रहेंगे तो रेस्ट्रिक्शन भी ऐसे बढ़ेंगे। बिल्कुल। अभी भी प्रॉब्लम ये है कि अभी भी लोग मानने को तैयार नहीं है। मतलब वो जो है ना, सेकंड वेव के टाइम की जो फीलिंग थी ना, वो नहीं है कि मेरे अलावा सबको होगा। मतलब मैं भले कोरोना वाले से हाथ मिला के आ जाऊँ, गले मिल लूँ, उसके साथ खाना पीना खा लूँ, कर लूँ, सब कुछ कर लूँ, फिर भी मुझे नहीं होगा। मतलब ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना, वो लोगों में अभी भी है। बिल्कुल, वो दिखता है साफ, दिखता है, मतलब पूरा वो एटमॉस्फेयर में है। मतलब ये किसी एक आध की बात, ये हमारे साथ भी है, दूसरों के साथ भी है। बिल्कुल। अब मतलब जब हम आंकड़े पढ़ते हैं उस समय डर लगता है, ध्यान रखना है, ध्यान रखना, और थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। वो वैसा हाल है। सो कोरोना अपनी जगह, मार्केट अपनी जगह। मार्केट के लिए संकेत ग्लोबली पॉजिटिव हैं। एफआईज के संकेत पॉजिटिव हुए थे, एक बार फिर से नेगेटिव हुए हैं। कल के सेशन के आंकड़े थोड़े बातचीत करेंगे इस पर भी। घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं। वायदा कारोबार के संकेत एक नॉच बेहतर हुए, नेगेटिव से न्यूट्रल है। कल देखिए हमने नेगेटिव संकेत दिए सबके बीच में, और कल इसीलिए बाजार में ऊपर से दबाव भी दिखा, लाल निशान में बंद भी हुआ है, और सेंटीमेंट पॉजिटिव है, अभी भी कोई बदलाव नहीं। ट्रेंड नेगेटिव ही रखा था, अच्छा किया, न्यूट्रल नहीं किया। 17,250 नहीं मिला है, आज देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो आशा थी ट्रेंड चेंज हो है, पर वो नहीं हुआ, और एफआईज वापस 5-6 दिन नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव रहने के बाद आज नेगेटिव। एक चीज और है, ट्रेंड है भले ही अभी तक नेगेटिव, लेकिन अगर आज भी 17,200 कम होल्ड कर लेते हैं क्लोजिंग बेसिस पे, तो मेरे ख्याल से फिर कल से हमें ट्रेंड न्यूट्रल करना चाहिए। क्योंकि 3 दिनों तक आप 17,200 के ऊपर बंद हो रहे हैं, वो सफिशिएंट है आपको इस बात का संकेत देने के लिए कि आपका ट्रेंड नेगेटिव से न्यूट्रल होने को तैयार है। सो आज की क्लोजिंग मैं 17,200 के आसपास, इसके ऊपर की देख रहा हूँ। अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो बहुत चिंता नहीं है। और आपको याद होगा एक चीज़ मैं बार बार बोल रहा था, 17,150, 17,250 क्लोजिंग बेसिस पे बड़ा कंजेशन जोन है। बिल्कुल, आप देख लीजिए, एग्जैक्टली वहीं आकर मार्केट रुक रहा है, एग्जैक्टली उसी रेंज में आकर वक्त बिता रहा है नॉन स्टॉप चलने के बाद। तो देखते हैं, अच्छी बात है, बाजार लेवल्स को रेस्पेक्ट करके ट्रेड कर रहा है, इससे बढ़िया चीज हो नहीं सकती। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो नजर रखते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स बाजार होल्ड कर रहा है, आज एक्सपायरी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आज के लिए लेवल्स क्या निकल कर आ रहे हैं सर? इवेंचुअली निफ्टी के लेवल्स पे 90% कोई बदलाव नहीं, कल वाले ही। अगर आपको कल वाले याद है तो आपका कल से भी काम चल जाएगा, आगे नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं। 17,120, 17,160 कल का सपोर्ट जोन था, आज भी वही है। कल का लो 17,175 बनाया था, लगभग वहीं से घूमे, आज भी वही सपोर्ट जोन है। इसके नीचे 17,025, 17,025 और 85 ये स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, आज भी वही है। ऊपरी रेंज 17,250, 300 कल भी दी थी, आज भी यही है। 325, 400 प्रॉफिट बुकिंग की रेंज है, कल भी थी, आज भी है। तो कल के निफ्टी के लेवल्स में कोई बदलाव नहीं। बैंक निफ्टी के लेवल्स में हल्का सा बदलाव है, थोड़ा सा नीचे की तरफ किया है। सपोर्ट रेंज 34,850, 34,900 है, 50 पॉइंट की रेंज कल का लो, और पिछला लो जो एक बार 34,850 के आसपास हमने क्लोजिंग पे दिया था, तो ये 50 पॉइंट की रेंज है सपोर्ट। उसके ठीक नीचे 34,400, 34,600, बीच में एक 34,700 का छोटा सपोर्ट आता है जो मैंने इग्नोर कर दिया है। तो 34,400 से 34,600 की रेंज मजबूत खरीदारी की रेंज है। 800, 850, 850, 900 दिन का सपोर्ट जोन। ओके, ऊपर 35,200, 35,350 ये आपके लिए हल्की रुकावट का लेवल है, तो मैंने ऊपर की रेंज को थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट किया है, और इसके ऊपर 35,475, 35,625 फाइनल टारगेट है, जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग बिक वाली आती हुई दिखेगी बैंक निफ्टी पर। तो ये तो आपके लिए सारे बड़े लेवल्स निकल कर आ गए। ऊपर साइड पर अभी भी कंजेशन जोन आ रही है 35,500 के आसपास। ट्रेडिंग रेंज क्या निकल कर आ रही है? 17,160, 17,275 दिन की छोटी ट्रेडिंग रेंज है। 17,120, 17,325 मीडियम रेंज है। 17,085, 17,375 बड़ी रेंज के तौर पर लेकर चले एक्सपायरी के लिहाज से। बैंक निफ्टी 34,800, 35,200 छोटी रेंज है। 34,600, 35,350 ये 34,800 वाली जो रेंज है डीप, इसको 34,850 करना है। 34,850, 35,200 दिन की छोटी रेंज होगी। 34,600, 35,350 दिन की मीडियम रेंज है। 34,450 और 35,475 ब्रॉडली 1000 पॉइंट की रेंज बड़ी रेंज के तौर पर लेके चले।
ये बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट रेंज, दिन की ट्रेडिंग रेंज और बड़े लेवल्स। डेटा समझाएं सर, और आज इस डेटा की कितनी अहमियत रहेगी, क्योंकि एक्सपायरी के दिन ये है। लॉन्ग पोजीशन कटकर आइए, 2% 64% कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुट कॉल रेशियो 1.34 से 1.19 पर आया है, कंफर्टेबल है, बिल्कुल। ओवर सोल्ड नहीं है, ओवर बॉट भी नहीं है, रीजनेबल है, थोड़ा सा हल्का सा अभी भी ऊपर की तरफ है, थोड़ा नीचे हो तो और बेहतर है, बट फिर भी ठीक है। 1.35 वाला नहीं है मामला, तो ठीक है। और 1.35 से 1.40 पर जो प्रॉफिट बुकिंग आती है वो कल आ गई, आज कंफर्टेबल है। विक्स 1.5% घटा है, ठीक है, कोई खास फर्क नहीं है, तो कंफर्टेबल है पूरा, बिल्कुल ठीक है सर। क्या करना है मौजूदा पोजीशंस वालों को? आज स्टॉप लॉस थोड़ा सा चेंज किया थी, वैसे करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने पर्पसली चेंज किया। क्यों किया वो बताता हूँ। इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मैंने 17,000 किया है, जबकि कल का स्टॉप लॉस मेरा इंट्राडे का 17,100 का था, क्लोजिंग का 17,000 था, दूर था। लेकिन आज इसलिए मैं कम कर रहा हूँ, एक्सपायरी की वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा रखना चाहिए। सो 17,001 की स्टॉप लॉस रखें, फिर भी किसी को बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो वो 17,150 का होगा, ठीक है। मीडियम रखना है तो 17,100 का रखिए इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, और जिनको बड़ा ढंग का स्टॉप लॉस रखना है वो 17,000 का रखें। तो आपके ऊपर है आपको कहाँ रखना है। तीनों लेवल है, 17,000 भी है, 17,100 भी है, 150 भी है। सो अगर बिल्कुल कम रिस्क लेनी है तो 17,150 का रखिए। ओके। और अगर आप एक दिन की वॉलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकते हैं एक्सपायरी की वजह से तो 17,000 ठीक है। बैंक निफ्टी एक ही स्टॉप लॉस है 34,850 का, ठीक है। हाँ ठीक है, तो यही रखना है, कल भी यही था, आज भी यही है, कोई बदलाव नहीं है। 34,850 शॉर्ट पोजीशन पर कल हमने स्टॉप लॉस रखा था 17,250 का इंट्राडे क्लोजिंग बेसिस पे। इंट्राडे में तो ट्रिगर हो गया, 17,285 का हाई बनाया, क्लोजिंग में नहीं हुआ। क्लोजिंग में 2 दिन से 17,250 रख रहे हैं। आज एक्सपायरी की वजह से थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, 17,325, 100 पॉइंट ऊपर है आपका इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, क्योंकि 17,300 पर जिस तरह से कॉल राइटर खड़े हैं वो शायद 17,325 के ऊपर ना जाने दें और वहां पर आपको क्लोजिंग तो नहीं होने दें, इसलिए 17,325 शॉर्ट साइड पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस वही है जो कल का है, इंट्राडे 35,500, क्लोजिंग 35,200। 35,200 के नीचे की क्लोजिंग मिली कल फिर से आपको, 35,350 के आसपास से घूम गया, तो वही स्टॉप लॉस आपको रखना है 35,500, 35,200 शॉर्ट साइड पर। ठीक है सर, तो इसमें बदलाव नहीं है, इसमें बदलाव नहीं है, ठीक है। नई पोजीशन सर? खरीदे निफ्टी सेम वही रेंज है जो कल दी थी, 17,085, 17,175। कल 17,160 तक की दी थी, आज सिर्फ 15 पॉइंट और बढ़ाई उस रेंज को। 17,175 के आसपास लीजिए, 120 आए तो और ऐड कीजिए, 17,085 आए तो और ऐड कीजिए। तीन टुकड़ों पे आपको खरीदना है 17,000 के स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। 17,225, 250, 275, 300, 325, हर 25 पॉइंट पर आपके लिए लेवल निकल कर आ रहा है। तो हर 25 पॉइंट पर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें या पार्शियली बुक करें अपने हिसाब से। 3 जगह खरीदा तो 3 जगह बेच दें, एक जगह खरीदा तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले, ये ज़्यादा ठीक है। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बैंक निफ्टी निफ्टी सीधा खरीदने का मामला बन सकता है। कल 17,175 का लो बनाया, उससे ठीक 25 पॉइंट नीचे 17,150 का स्टॉप लॉस होगा। उसके नीचे अगर जाए निफ्टी दिन के दौरान तो फिर लॉन्ग काट लीजिए। अगर आज आप पोजीशन बना रहे हैं शुरुआत में तो 17,250, 275 छोटे टारगेट, 300, 325 मीडियम टारगेट, 350 और 375 बड़े टारगेट। तो आप देख सकते हैं हर एक 25 पॉइंट पर ऊपर की तरफ 150, 17,150 से 17,350 की रेंज में हर 25 पॉइंट पर सपोर्ट है, हर 25 पॉइंट पर रुकावट। ये आप कल बता भी रहे थे, यही वो चल रहा है ही है, लेवल से निकल के आ रहा है। और इसीलिए आप देखो मार्केट यहाँ पे टाइम पास कर रहा है। जहाँ बड़े लेवल होते हैं वहाँ मार्केट जल्दी जल्दी निकल रहा है। जहाँ 25 पॉइंट पे इतने लेवल्स निकल के आ रहे हैं तो वहाँ रुकेगा 100%। ठीक है, ये डेटा में दिख रहा है। इसके लिए मुझे कोई चार्ट देखने की और कोई समझ में ही आता देख के ही। वैसे ये आपका हो गया निफ्टी खरीदारी के, बिक वाली करनी है ओके करनी है बिल्कुल करनी है, क्यों नहीं करनी है। 17,275, 17,375 इस 100 पॉइंट की रेंज में बेचिए जहां आपको ठीक लगेगा। हर 25 पॉइंट पर 17,450 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट पहला बनेगा 17,235, दूसरा 17,215, तीसरा 17,175, 17,150, 17,120। ये सारे टारगेट्स हैं जिनके लिए आपको निफ्टी में करनी चाहिए बिक वाली। ये है। यहाँ पर एग्रेसिव ट्रेडर्स के तौर पर मैं बिकवाली की राय नहीं दे रहा हूँ। कल दी थी 17,350 के स्टॉप के साथ, अगर आप बेचना चाहें करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन रेंज का इंतजार करें। आज थोड़ा ग्लोबल ठीक है तो एक बार झटका दे ऊपर का और आए तो बढ़िया है, ऊपर की रेंज में बेचे तो थोड़ा आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी
34,400 34,600 की रेंज में खरीदना है। वो थोड़े ड्रीम लेवल टाइप है, यहाँ से 500 पॉइंट दूर है, आए नहीं आए पता नहीं, आप नोट करके रखें, आ जाए ताकि आपको हैंडी रहे। 34,250 का आपका स्टॉप लॉस होगा। 34,700, 800, 850, 900 और 35,000 ये सारे टारगेट हैं जिनके लिए आपको करनी है खरीदारी। ठीक है। एग्रेसिव ट्रेडर अगर आप हैं तो आपको सीधा नहीं खरीदना है। एग्रेसिव ट्रेडर को भी 34,850, 34,900 में ही खरीदना है। स्टॉप लॉस छोटा होगा 34,800 का आपका, और टारगेट जो बनेंगे दीप वो 35,025, 125, 35,200, 325, 375 और 475 ये सारे टारगेट हैं जो बेसिकली 35,500 तक का रास्ता खुलता है। कहीं कहीं 35,300, 35,500 की रेंज में जाकर आप रुकेंगे, वहां तक के लिए आप एग्रेसिव ट्रेडर के तौर पर 34,850, 34,900 में एक चांस ले सकते हैं। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट 800 का होना ही चाहिए, इसके नीचे जाए तो थैंक यू वेरी मच कर लीजिएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक है, अब शॉर्ट साइड बेचना है 35,325, 35,400, 35,300 के आसपास से बेचने का मन बनाना शुरू करें। 325, 350 के आसपास बेचें, 475 आए तो और बेचें। 625 का स्टॉप लॉस होगा। नीचे के टारगेट जो बनेंगे 35,225, 35,175, 35,125, 35,050, 34,900, 34,850 ये सारे टारगेट हैं जिनके लिए बैंक निफ्टी में करनी है आपको बिकवाली भी। बैंक निफ्टी भी अब धीरे धीरे निफ्टी की तरह 50-50 पॉइंट के लेवल्स निकाल रहा है, क्योंकि बड़े दिन हो गए इसको भी रेंज में ट्रेड करते करते 35,000 के आसपास। एक मजे की बात देखिए, बैंक निफ्टी में पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन में 8 में से 7 ट्रेडिंग सेशन ऐसे निकले हैं दीप, जिसमें हर रोज बैंक निफ्टी 35,000 के ऊपर का लेवल दिखाता है हायर साइड पे, हर रोज 35,000 के नीचे का लेवल दिखाता है लोअर साइड पे। 8 में से 7 दिन ऐसा, मतलब इसका मतलब क्लियर है कि मतलब 35,000 के नीचे कहीं कहीं बाइंग का मौका दे रहा है, 35,000 के ऊपर कहीं कहीं मतलब हर रोज अगर 35,000 के ऊपर भी आ रहा है, 35,000 के नीचे भी आ रहा है, 8 में से 7 दिन ऐसा दिख रहा है डेटा। इतना कंजेशन है, इतना कंजेशन सोचो आप, मतलब ऐसा कम देखने को मिलता है लेकिन है ऐसा। और क्लोजिंग जो हो रही है आप देखिए 34,850 से 35,200 की रेंज में हो रही है, यानी कि 350 पॉइंट की रेंज में लगातार 8-10 दिन टाइम पास हो गए इसको। एक दिन खाली 34,600 बंद हुआ है, बाकी उसके अलावा सब इसी रेंज में बंद हो रहा है। कंजेशन हो रही है। ठीक है सर, तो चलिए ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स। सेलिंग रह गई सर। हाँ, एग्रेसिव ट्रेडर्स अगर किसी को बेचना है तो कल के हाइस के ऊपर स्टॉप लॉस लगा ले बैंक निफ्टी का 35,400 का। 34,900, 34,850 दो टारगेट छोटे होंगे। 34,700, 600 और 34,450 तक के टारगेट के लिए बिकवाली करनी है। दोनों तरफ के मौके हैं। अच्छा, डेटा सर समझाएं। एक दिन हम खुश हो गए थे बाई फिगर आके, बट वापस कल सेलिंग आई है, हालांकि ठीक था, उतना बड़ा एक्शन नहीं था। हाँ, डेटा समझो। उससे पहले एक चीज और डीप कहना चाहता हूँ, आप स्टॉक ऑफ द डे बोलेंगे उससे पहले, आज वैसे स्टॉक ऑफ डे में देने की सोच रहा था, मैं तैयारी पूरी नहीं कर पाया। एक बढ़िया स्टॉक मेरे रडार पे आ रहा है। अच्छा, हाँ, और बढ़िया क्यों कह रहा हूँ बताऊँ। अगर मैं आपको कहूँ एफडी में कितना रिटर्न मिलता है आपको? 5%। और टैक्स भी तो देते हो। टैक्स भी 3.5%। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि महीने 1.5 महीने आप इन्वेस्टमेंट करो और आपको 3% से 5% का रिटर्न मिले तो इज इट गुड? वैसे तो अच्छा है, बट आई डोंट नो, कोई बाजार वाला है। रिस्क डर यही कि बाजार के रिस्क। और अगर मैं कहूँ कि 90% चांस है, रीजनेबल चांस है कि आपके पैसा खोने की रिस्क नहीं है, नहीं के बराबर है। रिस्क इतनी हो सकती है आपका पैसा न बने, लेकिन अगर मैं पैसा खोने के चांस नहीं के बराबर है, आया तो 3 से 5% या इससे ज्यादा भी आ सकता है, तो हाँ, बढ़िया है। इंटरेस्टेड? हाँ, डेफिनेटली। स्टे ट्यून। आएगी आपके लिए स्ट्रेटेजी। एक ऐसी स्ट्रेटेजी मैं आपको देने वाला हूँ जिसमें महीने सवा महीने का आपका इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा। पैसा जाने के चांस नहीं के बराबर है, नहीं के बराबर। कभी आप मना तो कर ही नहीं सकते, स्टॉक मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो जाए, यू नेवर नो। नहीं के बराबर है, अनलेस कि कुछ ऐसी अनफोर्सिन चीज हो जाए जो हमें नहीं पता, लेकिन आने के चांस 3 से 5% मिनिमम है। रिस्क फ्री काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, मिनिमम रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट मैं तैयारी करके बताऊंगा। चलिए, इंटरेस्टिंग एनालिसिस और स्टडी आपके लिए आने की तैयारी में है। बढ़िया स्टॉक जो अनिल जी, थोड़ा सा आपको मुझे वक्त देना पड़ेगा, मैं डेटा क्रंचिंग में लगाऊं। ठीक है, और डन सर, उसके बाद में आपको डन सर। तो एक्सक्लूसिव रिसर्च में हमारे अनिल जी एक बढ़िया स्टॉक आपको बताएंगे। पर डेटा की बात कर रहे थे सर, आप फिर से आगे बिकवाली एफआईएस की। ठीक है, कोई ऐसे खास बड़ी बात नहीं है। हाँ, अच्छा तो नहीं है। मतलब क्या एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं कि उन्होंने क्यों बेचा है, प्रॉब्लम दूसरी है। प्रॉब्लम हमारे इमोशन की है, सेंटिमेंट की है, वो इन पे भरोसा नहीं होता।
करेक्ट। कि कैसे 2-3 दिन खरीदारी मतलब बेचना कम करते हैं, अचानक से फिर वापस। पहले भी ऐसा ही किया था, तो फिर हमें हर बार वो मन में डर ही लगा रहता है, इनका भरोसा नहीं, कब वापस बेचना शुरू करेंगे, कब भेजना शुरू कर देंगे। पिछली बार भी वैसे हुआ, 17,600 के आसपास ऐसा लगा कि अब ये सुधर रहे हैं जी, नहीं बेचेंगे, वापस ही शुरू हो गए, 16,400 दिखा दिया हमको। अब वापस हम बड़ी मुश्किल से 17,200 आए, ऐसा लग रहा है कि करेंगे। अब कल के लिए बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं दीप जी, कि भाई एक्सपायरी के पहले के बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं। सो 975 करोड़ की बिकवाली है एफआईएस की कैश में। 264 करोड़ के स्टॉक्स बेचे, यानी कि करीबन आप समझो 1300 करोड़ के आसपास के स्टॉक्स बेचे, 1250-1300 करोड़ के। और इंडेक्स में सिर्फ 150 करोड़ की 160 करोड़ की बिकवाली, तो कोई बहुत बड़ी नहीं है। आमतौर पर वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी के एक दिन के पहले आप इतने छोटे आंकड़े देखते नहीं हैं। या तो एफआईएस सारा अपना काम निपटा के गए छुट्टी पे, है ना, या फिर मतलब हल्का फुल्का सा बिकवाली। तो मैं एक आध दिन आज और कल के डेटा के बेसिस पे अच्छा या खराब फील करने की कोशिश नहीं करूंगा, इमोशन लेस रहूंगा। तो न बहुत मन खराब करेंगे एफआईएस ने क्यों बेचा है, और नहीं बहुत अच्छा फील करेंगे कि छोटा सा ही आंकड़ा है। देखते हैं आज का आंकड़ा और जाने दो, कल से देखेंगे क्या करते हैं एफआईएस, या ज़्यादा से ज़्यादा सोमवार से। घरेलू फंड ने अच्छा 1000 करोड़ की खरीदारी की है, थैंक यू वेरी मच, आपकी ज़रूरत थी, आप काम आए। कल बाजार इसलिए रुका, नीचे के लेवल पे सपोर्ट मिला, तो लोकल फंड्स की खरीदारी थोड़ी फिर से होती। करेक्ट, ठीक है। तो ये है आपके लिए डेटा आज के लिए। कोई इंपॉर्टेंट लेवल सर वायदा का? बहुत है। पहला तो 17,200 ही है, मेक और ब्रेक लेवल ये 17,200 के पुट पर 60 लाख शेयर हैं, कॉल्स पर 56 लाख शेयर हैं। रस्सा कशी वाला मामला है, बराबरी का मामला है। 17,150 के नीचे फ्रेश कमजोरी शुरू होगी और 17,250 के ऊपर फ्रेश मजबूती, ये आप देख सकते हैं डेटा में। नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से 17,000 थोड़ा दूर है, उससे पहले 17,100 अपने आप में एक सपोर्ट का काम करेगा। 62 लाख शेयर है, 17,300 को पार करने में पसीना आएगा। 80 लाख शेयर कॉल राइटर्स खड़े, जिसमें से 30 लाख शेयर कल ही जुड़े। तो ब्रॉडली निफ्टी की रेंज जो निकल कर आती है आज के सेशन के लिए अभी 17,100, 17,300 और 17,200 मेक और ब्रेक निर्णायक लेवल आपके लिए। बहुत क्रिस्टल क्लियर डेटा है, कोई सोचने देखने की जरूरत नहीं, एकदम साफ सुथरे। बैंक निफ्टी 35,000 मेक और ब्रेक लेवल है, 35,000 के पुट पर 23 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 25 लाख शेयर है, बराबरी का मामला है। 35,000 के नीचे आप रहेंगे, कमजोरी फील करेंगे, करनी भी चाहिए। 34,850 के नीचे कमजोरी बढ़ेगी, जो आपको 34,600 तक ले जा सकती है। बिल्कुल, बीच में हल्का सपोर्ट 34,700 है, ये डेटा बता रहे हैं। ऊपर में आपको 35,200-300 की रेंज को पार करने में आज पसीना आएगा। मजबूती तभी बनेगी जब आप 35,350 के ऊपर ट्रेड करें, और तब भी आपको 35,500 नहीं पार होगा, ये लिख कर रख लीजिए। तो बैंक निफ्टी सेल ऑन राइज है, निफ्टी बाय ऑन डिप्स है, ये फर्क दिख रहा है डेटा में, ये डेटा में फर्क दिख रहा है। अनलेस ही कोई बैंकों के लिए अच्छी खबर आ जाए और कुछ ऐसा कुछ हो जाए जिससे शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर दे, वो तो मुझे पता नहीं। अदरवाइज बैंक्स में जबरदस्त कॉल राइटिंग शॉर्ट पोजीशन बनी है, निफ्टी में भी बनी है, लेकिन उतनी बुरी नहीं है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मामला सीरियस, तो गिरने में बैंक निफ्टी आगे रहेगा, बढ़ने में निफ्टी आगे रहेगा। क्लियर है सर, तो गिरने में बैंक निफ्टी, बढ़ने में निफ्टी आगे, ये आपके लिए आज का ट्रेड बनते हुए दिख रहा है। आइए फिर कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर खबरों के दम पर एक्शन रहेगा, और साथ ही आज का ब्रोकरेज रेडार भी जानते हैं। हमारी टीम के साथ देवांशी, वरुण और आशीष हैं तैयार। मॉर्निंग देवांशी, बताएं आज के ट्रिगर्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले तो डिश टीवी, उसकी एजीएम है, इस पर नजर रखें। साथ ही इंडिगो की एजीएम है, ईजीएम है, जहां पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस में कुछ बदलाव होने वाले थे, वो आज होते हुए दिखेंगे। और आंध्रा शुगर पर आपको नजर रखनी है, जहां पे स्टॉक स्प्लिट की आज एक्स डेट है। स्टॉक स्प्लिट जो है वो ऑलमोस्ट 1:5 के रेशियो में है। एक्स डिविडेंड गेल ट्रेड करेगा, 4 रुपए का एडजस्टमेंट आज आपको इस स्टॉक में देखने मिल सकता है। इसके साथ ही सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर आज नजर रखिए, क्योंकि आप देखिए कल से वायदा बाजार में 10 नए स्टॉक्स के एडिशन होने वाले थे, लेकिन अब ये नोटिफिकेशन आया कि सुप्रीम इंडस्ट्रीज अब वायदा बाजार का हिस्सा नहीं होगा। बाकी के जो 9 स्टॉक्स हैं वो एफएनओ में शामिल होते हुए दिखेंगे, लेकिन सुप्रीम इंडस्ट्रीज इसका पार्ट नहीं होगा। इसके चलते आज थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है। बॉश, राणे मद्रास, इन सब पर आपको नजर रखनी है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर है, और सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो पैसेंजर गाड़ियों में फ्रंट एयर बैग जो लगानी है वो अनिवार्य होने वाली थी 1 जनवरी से। अब सरकार इस डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ा रही है, तो इसके चलते ये पॉजिटिव है दोनों ही कंपनीज के लिए, क्योंकि 2 एयर बैग सब लगाने की बातचीत होती हुई दिख रही है। इसके साथ ही राणे होल्डिंग्स, इस पर भी आपको नजर रखनी है, जहां पे कंपनी ने अपनी सब्सिडरी राणे TRW स्टीयरिंग सिस्टम्स में करीब 1% हिस्सा बेचा है, और वो 20 करोड़ में बेचा है। तो कुल जो वैल्यूएशंस निकल के आ रहे हैं इस सब्सिडरी के, वो करीब 2,000 करोड़ रुपए के हैं, और राणे होल्डिंग, इसका जो मार्केट कैप है वो करीब 855 करोड़ का है। तो इसके चलते ये स्टॉक भी पॉजिटिवली आज रिएक्ट करता हुआ दिखेगा।
तो ये है आपके लिए कुछ स्टॉक्स जहां पर रखनी है नज़र, एंड ऑफ कोर्स हमारी एक्सक्लूसिव खबर का इम्पैक्ट इन स्टॉक्स पर भी आपको आते हुए दिख सकता है। वरुण से भी जाने कुछ और खबरें। मॉर्निंग वरुण, बताइए। गुड मॉर्निंग दीप। तो टू व्हीलर कंपनियां और साथ ही साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनियां यहाँ पे नज़र रखिएगा, क्योंकि 26 जनवरी से झारखंड सरकार ने शर्तों के साथ टू व्हीलर के लिए पेट्रोल जो है उस पर 25 रुपये का कंसेशन का ऐलान किया है। तो ये इंटरेस्टिंग है, इसके चलते यहाँ पे नज़र होनी चाहिए। डेल्टा कॉर्प, होटल स्टॉक्स, लिकर स्टॉक्स यहाँ पे नज़र रखिएगा, क्योंकि गोवा में जो सिनेमा, कसिनोज, ऑडिटोरियम्स, इनकी क्षमता जो है उसको 50% तक कर दिया गया है। साथ ही साथ सिर्फ वैक्सीनेटेड लोग और नेगेटिव सर्टिफिकेट वाले लोग ही अब गोवा में एंट्री ले पाएंगे। इसके साथ साथ मद्रास हाईकोर्ट का एक ऑर्डर है कि न्यू ईयर नाइट पे पुडुचेरी में 3 घंटे के लिए शराब की बिक्री जो है उस पर रोक लगा दी गई है, बंद कर दिया गया है। पीवीआर, तेलंगाना में टिकट के दाम जो है इस कंपनी ने बढ़ा दिए हैं, 150 रुपये से बढ़ा के अब 250 रुपये कर दिया है। और रिक्लाइनर सीट्स जो है उनकी कीमत बढ़ा के अब 300 रुपये कर दिए, पहले ये 250 रुपये थी। तेलंगाना में इस कंपनी के पास करीब 62 स्क्रीन है। HUL यहाँ पे नजर रखिएगा, क्योंकि कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स ऐसे सजेस्ट कर रही है कि 1 जनवरी से महाराष्ट्र के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो HUL के प्रोडक्ट्स नहीं बेचेंगे। दरअसल पुराने और ऑर्गेनाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में मार्जिन्स और प्राइसिंग को लेकर मतभेद है, और उसके चलते इन्होंने कहा है कि 1 जनवरी से हम HUL के प्रोडक्ट्स नहीं बेचेंगे। पहले 1 जनवरी से किसान का जो केचप और जैम है उसकी बिक्री रुक सकती है, और अगर मामला नहीं सुलझा तो आगे रिन ब्रांड के अंदर जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनको बेचना ये बंद कर सकते हैं। और 1 फरवरी से रिटेलर्स को जो ये माल सप्लाई करते थे उसमें भी रोक लगा सकते हैं। इसके अलावा गायत्री प्रोजेक्ट्स यहाँ पे नजर रखिएगा, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने गायत्री प्रोजेक्ट्स के लिए फॉरेंसिक ऑडिट जो है उसको शुरू करवा दिया गया है। फॉरेंसिक ऑडिटर जो है उसको नियुक्त कर दिया गया है। और सबसे आखिरी में सिगाची इंडस्ट्रीज 3 सिग्मा ग्लोबल फंड ने यहाँ करीब 5.5 लाख शेयर बेचे हैं 402 रुपये के भाव पे। और ये पीवीआर के दाम खाली तेलंगाना में बढ़े? खाली तेलंगाना में बढ़े अनिल जी, बाकी सब जगह नहीं। कुछ समय पहले ये ऐलान हुआ था कि बढ़ाने वाले हैं, अब वो एक्चुअली अमाउंट आ गया कि कितना बढ़ाया है। देवांशी इतना परेशान क्यों हो रही फिर? तो मेरे पास कंप्लेन लेके आए, सर ये क्या है, देखो फिर मतलब टिकट के दाम बढ़ गए, रिक्लाइनर्स के तो और भी ज्यादा हो गए। देवांशी तेलंगाना में हुए, आपको वहां जाके मूवी देखनी। मौके पे चौका मार दिया कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, आप देखिए सर। ओके, अच्छा कंप्लेन देवांशी ने मालूम कैसे की? ये तो मैंने बढ़ाया वो दाम। बोले सर ये क्या है, ऐसे कैसे प्राइस बढ़ा सकते हैं? अच्छा मैंने बढ़ाया, चलिए अच्छी बात। अच्छा मुझे लगा सब जगह बढ़े होंगे, मैंने तब तक खबर पढ़ी नहीं थी। यहीं देख लीजिए मूवी, तेलंगाना जाके मत देखिए। तो चलिए ये है पीवीआर में कहीं। अब हाँ ये डर सर हो सकता अब है, हो सकता है अब तेलंगाना जैसे हाँ तो पहले जल्दी जल्दी देख के आ जाओ। यहाँ बढ़े से पहले ओमिक्रॉन फैले, दाम बढ़े, उसके पहले हो आओ। इसके लिए आपको मिलती है 2 दिन की छुट्टी सैटरडे कल देर शाम से। जी चलिए, तो दाम बढ़े हैं, बट ऑफ कोर्स क्षमता भी कम हुई, तो अब जाएंगे नहीं जाएंगे वो अलग बात है, बट हाँ दाम इन्होंने जरूर बढ़ाए हैं। आइए देखते हैं आज का ब्रोकरेज एक्शन भी FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताइए आज कितनी रिपोर्ट्स हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज उम्मीद के विपरीत ढेर सारी रिपोर्ट्स देखने को मिली। इनफैक्ट मैक्वारी और ओमेरा ने काफ़ी सारा काम किया हुआ है। लगातार ब्रोकरेज हाउस जो है रिपोर्ट्स निकाल रहे हैं। बैंकिंग स्टॉक्स पर मैक्वारी ने ढेर सारे स्टॉक्स पर रिपोर्ट निकाली है, और ये मान रहे कि फिलहाल अगर आप देखें तो बैंकिंग सेक्टर के लिए स्थिति काफ़ी सुधरती जा रही है। Q3 में मान रहे कि एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिलेगा, कलेक्शन एफिशिएंसी भी इंप्रूव होगी और लोन ग्रोथ भी बढ़िया देखने को मिलेगी। तो ढेर सारे स्टॉक्स पर इनकी जो कवरेज है, यहाँ पर टारगेट प्राइस और रेटिंग इन्होंने दोबारा बताया। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 454, कल की क्लोजिंग है 580 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। HDFC बैंक पर देखिए आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है 2005 रुपये के लक्ष्य के लिए। कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 1860 के लक्ष्य के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा पर स्टॉक पर ये बेरिश है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखें, 81 रुपये भाव आ गया, 54 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। ICICI बैंक आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है 835 के लक्ष्य के लिए। इंडसइंड बैंक पर भी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1135 के लक्ष्य के लिए। सिटी यूनियन बैंक पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है 138, कल की क्लोजिंग है 210 का लक्ष्य दे रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक पर देखें तो अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखें 23 के लक्ष्य के लिए। यानी PSU बैंक्स पर अगर आप देखें तो इनका मूड थोड़ा सा बेरिश है। इसके अलावा अंत में नोमेरा यहाँ पर ऑटो स्टॉक्स पर रिपोर्ट आई है। टाटा मोटर्स
मोटर्स पर देखिए खरीदारी की राय दे रहे हैं 476 जो है कल की क्लोजिंग है, 582 का लक्ष्य दिया है। सोना BLW यहाँ पर खरीदारी की राय दे रहे हैं 785 के लक्ष्य के लिए, 709 कल की क्लोजिंग है। भारत फोर्ज पर खरीदारी की राय दे रहे हैं 1088 रुपये के लक्ष्य के लिए। और अंत में M&M यहाँ पर देखें तो खरीदारी की राय दे रहे हैं करीब 1180 के लक्ष्य के लिए, 833 जो है कल की क्लोजिंग है। ओके, तो ये है आपके लिए ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं। चलो अच्छा है, मतलब एक साथ जिस तरह से आई है एक ही सेक्टर पे, मुझे ऐसा भले आपको लग रहा है बहुत सारी रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट तो 2 ही आई है। पूरे ऑटो सेक्टर पे आ गई, पूरे बैंक पे आ गई, वो तो पुरानी थी। रिसाइकिल करके दे दी, नहीं कहा, नहीं तो एक ही खाली BSE पे आई, BSE पे डाउनग्रेड करके सेल किया है इन्वेस्टेक ने। ओके, बहुत ही बढ़िया। और मॉर्गन स्टैनली पर गैस सेक्टर पर रिपोर्ट है, तो बस बेसिकली 1 2 3 ही रिपोर्ट है, उसमें भी इन्वेस्टेक की तो मुझे पता है आप इसलिए ले रहे हो कि आपके पास कुछ और है नहीं। पहले तो कभी लेते नहीं थे आप, कभी नहीं लिया। हाँ, तो क्या हमें समझ नहीं जाता? कुछ नहीं रहा। अभी आज के लिए हाल है सेम। सुबह जब देवांशी बोलती स्टॉक से न्यूज, कुछ नहीं सर ये ले लें, कुछ है ही नहीं। मतलब कुछ नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी यार कुछ भी ले लेंगे, अगर खबर तो होनी चाहिए ना। करेक्ट। स्टॉक से न्यूज का मतलब है कि वो खबर जिससे स्टॉक के भाव पर असर आए, ऊपर नीचे होना चाहिए। खाली ज्ञान का क्या करेंगे? ज्ञान अपनी जगह है। अब RBI की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, कौन सा बैंक ऊपर नीचे हो जाए उससे, किसी का कुछ नहीं होने वाला है। वो स्टॉक से न्यूज़ नहीं है, ये बेसिक फंडामेंटल है। बट एनीवे, चलिए 3 रिपोर्ट काम की है जो आशीष ने आपको बताई है। आइए बढ़ते आगे, मुलाकात करते हैं हमारे सभी मेहमानों से। पिक ऑफ द डे। पालविया साहब, गुड मॉर्निंग, करिए शुरुआत। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टॉक जो बाय करना है आज वो है डॉक्टर रेड्डी। फार्मा सेक्टर में काफ़ी अच्छा मोमेंटम कल के सेशन में भी था और सारे ही फार्मा स्टॉक्स में कहीं ना कहीं लग रहा है पिछले कुछ हफ्तों का अगर मोमेंटम देखें तो यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन होते हुए दिख रहे हैं सभी फार्मा स्टॉक्स में। हमें लगता है फार्मा सेक्टर आगे आने वाले दिनों में अच्छा करते हुए दिखेगा। तो डॉक्टर रेड्डी को बाय करना है 4833 के आसपास कैश सेगमेंट में कल का क्लोज था। हमें लगता है इसमें टारगेट आना चाहिए करीब 4900 4920 तक के। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 4795 का। तो डॉक्टर रेड्डी बाय करने की सलाह रहेगी। डॉक्टर रेड्डीज में करें खरीदारी, ये है आपके लिए राय। सेठ साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पसंदीदा शेयर आज के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, आज का जो मेरा पिक ऑफ द डे है वो देखिए, जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली में, मुंबई में, कल तो जबरदस्त उछाल देखा गया है। मुझे लगता है वापस से टेस्टिंग वाली जो थीम है वो चलेगी। जो लैब है, जो पैथोलॉजी लैब्स है जो कि कोविड की टेस्टिंग करते हैं, मैंने वहां से आज डॉक्टर लाल पैथलैब को पिक किया है। ये कल 3663 कैश मार्केट के प्राइस बोल रहा हूँ यहाँ पे बंद हुआ है। मुझे लगता है इस स्टॉक में आज तेजी रहनी चाहिए, इसमें खरीदारी करने की सलाह है। मेरा आज का टारगेट है इसमें 3750 का, स्टॉप लॉस रखना है 3625 रुपये। डॉक्टर रेड्डी पसंद है पालिया जी को और डॉक्टर लाल पसंद है। पसंद दोनों को डॉक्टर है, सरनेम अलग अलग है, बस ये ध्यान में रखें। डॉक्टर रेड्डी और डॉक्टर लाल खरीदारी करने की राय। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मुझे तो वही पसंद है जो जिसपे कल भी हमने जिक्र किया था, स्टॉक है रेन इंडस्ट्रीज। काफी पसंद है। काफी समय बाद स्टॉक ने हायर टॉप हायर बॉटम का जो रुझान है उसको रिज्यूम करा है। 223 223 का स्टॉप लॉस है, 246 के टारगेट के लिए रेन इंडस्ट्रीज है मेरा पिक ऑफ द डे। ओके, तो रेन इंडस्ट्रीज में करें खरीदारी, ये राय आपके लिए बंसल जी की तरफ से। किरण जी गुड मॉर्निंग, आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग, दीप मॉर्निंग। पालवे जी ने हेल्थ सेक्टर के बारे में बात की, सेठी साहब ने हेल्थ सेक्टर के बारे में बात की। मेरा भी हेल्थ सेक्टर ही है, अपोलो हॉस्पिटल, जो कि मैंने जाते जाते खरीदी करने की सलाह दी थी। अपोलो हॉस्पिटल में बाय करने की सलाह है। 5100 5150 के आज के लिए टारगेट्स रहेंगे। 4940 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करने की सलाह होगी। यही सेक्टर है हेल्थ सेक्टर जहां पे हमें एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन देखने को मिल रही है और इधर से एक अच्छा डिलीवरी बेस्ड बाइंग हर एक स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि यही सेक्टर होगा जहां पे आपकी नजर होनी चाहिए और ये एक मेरा पसंदीदा काउंटर है अपोलो हॉस्पिटल। ओके, तो ये हैं सारे स्टॉक्स जहां पर आपको रखनी नजर। आइए कुणाल जी भी हैं हमारे साथ। कुणाल जी बताएं सर आपकी पसंद का और आज का शेयर।
अनिल जी सुप्रभात, दीपांशु सुप्रभात। अनिल जी, मेरा भी पसंद डायग्नोस्टिक लैब कंपनी मेट्रोपोलिस है, जिसकी चर्चा अभी अभी सेठी साहब कर रहे थे। ब्रेकआउट आता हुआ दिखा इसमें 3400 के ऊपर पिछले सत्र में, और उसके अलावा यहाँ पर एक पैटर्न बना है जिसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। तो 3415 के स्टॉप लॉस से बाय करना है मेट्रोपोलिस, जिसमें पहला टारगेट होगा 3570 रुपए का और इवेंचुअल टारगेट होगा 3625 रुपए का। मेट्रोपोलिस है मेरा पिक ऑफ द डे। ओके, तो ये है आपके लिए मेट्रोपोलिस, जिस पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। एक्शन में ये सारे हेल्थ केयर और हेल्थ से जुड़े काउंटर्स आते हुए दिख सकते हैं। एक तरफ टेस्टिंग बढ़ने वाली है, कोरोना का डर है, फार्मा स्टॉक्स फोकस में आ रहे हैं। दूसरी तरफ रीओपनिंग स्टॉक्स पर आपको दबाव आते हुए दिख सकता है। सेठी साहब, डेल्टा कॉप गोवा ने क्षमता 50% कर दी है, कसिनोज में ही नहीं, सिनेमा हॉल्स, ऑडिटोरियम्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, बेसिकली लगभग जो भी सारी पब्लिक एंटरटेनमेंट जगहें हैं। जरा राय दें, पहले डेल्टा कॉप से शुरू करते हैं सर। कल भी थोड़ा डिप दिखा था, और गिरावट आए तो क्या करना है? बिल्कुल दीपांशु, देखिए ये जो भी स्टॉक्स है जो ओपनिंग अप थीम के प्लेस थे, जो कि बहुत ही पसंदीदा स्टॉक्स रहे हैं और अच्छा किया भी है, जिसमें डेल्टा कॉप, इंडियन होटल्स, इस तरह के स्टॉक्स थे। बट आज ये जो खबरें आई है, जैसे गोवा में भी अब 50% कैपेसिटी पे ये न्यू ईयर पार्टीज वगैरह होगी, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बिल्कुल स्टॉक में देखने को मिलेगा। बट मुझे लगता है ये जो गिरावट आएगी वो एक बिल्कुल खरीदारी करने का मौका होगा, बिकॉज ये स्टॉक्स जैसे ये देर सवेर, मतलब मुझे लगता है जल्दी ही विल बी आउट ऑफ ऑल दिस। तो मुझे लगता है देर सवेर जब ये होगा तो फिर ये स्टॉक चलेंगे, तो यहाँ पे गिरावट में खरीदारी करने की सलाह। ओके, तो ये है आपके लिए डेल्टा कॉप पर आए गिरावट में करें खरीदारी। आइए सुमित जी हमारे साथ है। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे डिवीज लैब को सिलेक्ट करना चाहिए। डिवीज लैब के अंदर कल मोमेंटम बना था, 4-5 दिनों के हायर लेवल्स ब्रेक, लास्ट 4-5 दिनों के हाई ब्रेक हुए हैं और हायर लेवल्स पे क्लोजिंग दी है। तो डिवीज लैब के अंदर 4600 के आसपास खरीदारी करें, 4525 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, और यहाँ से ऊपर में डिवीज लैब में 4700 से 4750 तक का मूव ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकता है। तो पिक ऑफ द डे के तौर पे डिवीज लैब में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। गले को क्या हो गया सुमित जी? आइसक्रीम खाई थी? नहीं अनिल जी, ठंड की वजह से। कौन सी ठंड? जहाँ मुंबई में? किधर? अनिल जी मेरा शरीर थोड़ा नाजुक है। नहीं आइए एक बार। अब ठीक है, अब आपने ऐसा बोल दिया तो फिर ठीक है, अब तो कुछ नहीं कर सकते हैं। कुणाल जी देखो, इनको दिल्ली मुंबई में भी ठंड लग रही है, बोलो। अनिल जी इनको कहना चाहिए कि कुछ दिन तो बिताइए दिल्ली में अनिल जी, फिर पता लगेगा इनको। हाँ बोलो, हम तो परमानेंटली भेज देते हैं यहाँ पे ट्रांसफर करके। लॉक स्टॉक बैरल। हाँ जी, राकेश जी भी इनवाइट कर रहे लगता है आपको जी। नहीं अनिल जी मैं कह रहा हूँ सुमित जी, आप अनिल जी की वाली तस्वीर देखें, मतलब कि कोविड से पहले जब अनिल जी इससे भी कड़ाके की सर्दी में दिल्ली में आए थे, और आग वाला पान खाया था, अकेले हाफ टी शर्ट में थे पूरी दिल्ली के अंदर, तो वाली तस्वीर देखोगे तो शायद थोड़ी हिम्मत आएगी आपको। शायद उससे गर्मी भी आए। बिल्कुल, लेकिन आग वाला पान, दिल्ली की सर्दी के अपने मजे है, उसका आनंद ही अलग है। एक बार सुमित जी होकर आओ पक्के से। आइए सेठी साहब से लेते कुछ और बेहतरीन पिक। सेठी साहब, आपने पिक ऑफ द डे तो बता दिया, डॉक्टर लाल पैथलैब, और कौन से एफएनओ स्टॉक से रडार पे? बिल्कुल अनिल जी, डॉक्टर लाल पैथलैब के बाद जो दूसरा स्टॉक है वो है जो किरण जी के साथ मैच होता है, अपोलो हॉस्पिटल। वापस वही थीम कि फार्मा और हेल्थ केयर और इस तरह के जो भी सेगमेंट वाले स्टॉक्स है, वहां से एक सॉलिड कंपनी है। कल भी स्टॉक में एक अच्छा उछाल देखा गया और खरीदारी करने की सलाह। आज का टारगेट है 5070 का, स्टॉप लॉस है 4900 रुपए का। तीसरा स्टॉक है एस्ट्रल पॉली, जो कि कल 2276 पे बंद हुआ। फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। इस स्टॉक में भी आज खरीदारी करने की सलाह, 2315 के टारगेट के लिए, 2260 का स्टॉप लॉस। चौथा स्टॉक अनिल जी, सब स्टॉक्स आज बड़े प्राइस वाले ही आ रहे हैं, हालांकि वैल्यूएशन के लिहाज से उतने एक्सपेंसिव नहीं है। अतुल लिमिटेड, ये कल 8898 पे बंद हुआ है, 9050 का आज का टारगेट, 8825 का स्टॉप लॉस। और फाइनली एक कॉन्ट्रा कॉल है अनिल जी, एक जो रिस्क लेना जानते हैं, रिस्क ले सकते हैं, उन सब ट्रेडर्स के लिए मुझे लगता है जी एंटरटेनमेंट में खरीदारी करनी चाहिए। कल 317 पे बंद हुआ, इस एक्सपायरी में बहुत ही डिसअपॉइंट किया, डिस्पाइट द फैक्ट कि न्यूज फ्लो काफी पॉजिटिव था, जी और सोनी के मर्जर को अप्रूवल मिला। बट मुझे लगता है आज चूंकि मंथली एक्सपायरी है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस स्टॉक में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आज आनी चाहिए, तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह। और मेरा आज का इसमें टारगेट है 330 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 310 रुपए का। ओके, तो ये है आपके लिए सारे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय।
अपोलो हॉस्पिटल, एस्ट्रल, अतुल, ए से जेड तक सारे स्टॉक्स सेठी साहब ने छान मारे। अच्छा हुआ जीनियर, नहीं तो मैं बोलता था ए पे अटक गए। हाँ। लेकिन अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पर 5070 का टारगेट रखिए, एस्ट्रल यहाँ पर 2315 का टारगेट रखिए आप और 2260 का स्टॉप लॉस लगाइए। अतुल लिमिटेड 8825 का स्टॉप लॉस है, 9050 का टारगेट, और जी एंटरटेनमेंट 310 का स्टॉप लॉस, 330 के टारगेट। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स सेठी साहब की तरफ से जहां पर आपको रखनी है नज़र रखनी है। कुछ और काउंटर्स जो ट्रेड में आज इम्पैक्ट होते हुए दिखेंगे। पीवीआर एक और रीओपनिंग से जुड़ा स्टॉक्स, हालांकि रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी सारी आ गई हैं। यहाँ पर खबर भी आई है तेलंगाना में इन्होंने दाम बढ़ाए हैं, 150 से 250 रुपये कर दिए हैं टिकट के दाम। पालवे साहब चार्ट्स पर दे पीवीआर, वैसे 2 दिनों से थोड़ा सुस्त है जब से ये नई रेस्ट्रिक्शंस आई हैं, चार्ट्स क्या कहती हैं सर इसकी? पांशु जी देखिए, स्टॉक में प्रेशर तो जरूर देखने को मिला है, स्टॉक में करेक्शन हमने देखा है पिछले दिनों में, और हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक अभी प्लेस्ड है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है इसका 1240 के आसपास, अगर वो लेवल टूटता है तो हमें लगता है कि यहाँ पे सप्लाई प्रेशर और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। तो 1240 ओपनिंग के बाद देखना होगा, अगर वो लेवल टूटते हैं तो फिर शॉर्ट का ट्रेड भी यहाँ पे इनिशिएट किया जा सकता है। अभी थोड़ा सा वेट करें, 15-20 रुपए का अगर डाउन मूव आता है ओपनिंग के बाद तो यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लेना चाहिए। 1240 टूटने के बाद इसमें नेक्स्ट जो टारगेट हमें लगता है आना चाहिए वो करीब 1180 तक की भी डाउन साइड इसमें आते हुए दिख सकती है। हालांकि हायर साइड पे अगर हम इसको देखें तो जब तक ये स्टॉक अब 1310 के नीचे ट्रेड करेगा, थोड़ा सा प्रेशर इसमें कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। तो ओपनिंग के बाद इसको रिव्यू करेंगे, 1240 के नीचे बिल्कुल शॉर्ट का ट्रेड इसमें बनते हुए दिखेगा। तो ये है आपके लिए पीवीआर, जिस पर भी आपको रखनी है नज़र। रीओपनिंग ट्रेड पर आज आपको इम्पैक्ट आते हुए दिख सकता है, ये काउंटर्स फोकस में रहने चाहिए। इंडिगो, इस पर भी नजर है सेठी साहब, एक रीओपनिंग से तो जुड़ा काउंटर है, साथ ही आज ईजीएम है कंपनी की सर, और जो प्रमोटर्स के बीच इतने लंबे समय से विवाद चल रहा है, आशा है कि शायद उसका कुछ फाइनल रेजोल्यूशन आ सकता है, क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बदलाव किए जा सकते हैं। कोई राय सर इंटरग्लोब? इंटरग्लोब में आज मुझे लगता है पॉजिटिव रुझान रहना चाहिए, तेजी करनी चाहिए इस स्टॉक में, बिकॉज हालांकि जो लॉकडाउन चल रहा है या जो भी रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर रहे हैं उसका असर पड़ता है इनके बिजनेस में, बट ये जो खबर है वो उसको सुपरसीड करेगी। मुझे लगता है कि आज इन ईजीएम में जो भी रेजोल्यूशन के एक्सपेक्टेशन में ये स्टॉक में तेजी करनी चाहिए। आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक फॉर टुडे। बिल्कुल, तो इंटरग्लोब एविएशन पर आपको रखनी है नजर। एक बार जरा इस पर चार्ट्स पर भी राय ली जाए किरण जी की तरफ से। किरण जी, 2000 पर इंटरग्लोब एविएशन चार्ट्स क्या कहती हैं सर? नहीं, इंडिगो में मेरा मानना है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास हम ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। मेरा मानना है कि ब्रेकआउट लेवल लगभग 2030 का है, इसके ऊपर मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी अपमूव आपको देखने को मिलेगी, जो कि 2150 को 2 से 3 दिन में लेके जा सकती है। तो 2030 के ऊपर क्लोज होने की या उसके ऊपर सस्टेन होने की आपको राह देखनी चाहिए, उसके बाद आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ओके, तो अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है 2000 के ऊपर। देखते हैं किस तरह का एक्शन आ जाता है। खबर के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है ये इंटरग्लोब एविएशन के लिए। कुछ और स्टॉक्स के लिए आज आपको रखनी है नज़र, जो ट्रेड में आपको एक्शन में दिखेंगे। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, कुणाल जी इस पर राय दें। वायदा कारोबार में कल से हिस्सा होने वाला था, अभी सर्कुलर आए कि ये नहीं होने वाला है, तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज वायदा कारोबार में शामिल नहीं होगा। चार्ट्स पर कोई राय? फंडामेंटली तो इसका कुछ वैसे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, बट चार्ट्स पर कोई राय? अगर थोड़ी एडजस्टेड रिलेटेड सेलिंग या कुछ आती है तो सपोर्ट्स कहाँ दिखते हैं सर? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि कोई गिरावट आनी चाहिए। दीपांशु, चार्ट पर एक बड़ा मजबूत सपोर्ट 2180 के आसपास दिखता है, वो लेवल्स मुझे नहीं लगता आसानी से ब्रीच होंगे, और स्टॉक वैसे भी काफी करेक्टेड है, तो मेरी राय में 2180 के आसपास जो सपोर्ट है ये होल्ड करेगा, और स्टॉक में आपको वापस से 2450 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है होल्ड करें। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो होल्ड करके आप चल सकते हैं। सुप्रीम इंडस्ट्रीज देखते हैं अगर इस पर कुछ आज इम्पैक्ट वैसे आता है या नहीं, बट इंटरेस्टिंग खबर, लास्ट मोमेंट पर पता चला है कि ये वायदा कारोबार का हिस्सा नहीं बनेगा। HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इस पर भी रखनी है नजर। बंसल जी, इसके चार्ट्स पर जरा राय दें। कुछ खबर आ रही है कि नए साल से महाराष्ट्र के डिस्ट्रीब्यूटर्स इनके प्रोडक्ट्स की बिक्री बंद कर सकते हैं। कुछ विवाद चल रहा है काफी समय से HUL और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में, जिसकी वजह से ये फैसला लिया जा सकता है। कुछ इनके पॉपुलर ब्रांड्स हैं जहां पर बिक्री बंद हो सकती है। चार्ट्स क्या कहती हैं सर HUL की?
दीपांशु, चार्ट्स तो नेगेटिव हैं स्टॉक के, और स्टॉक एकदम क्रिटिकल लेवल्स पे चल रहा है। 2320, 2320, 2325, 2320, 2325 एक इंपॉर्टेंट हर्डल है। इसके ऊपर निकल के सस्टेन करेगा दीपांशु तभी खरीदारी की राय है, एल्स वेट एंड वॉच करना चाहिए। 2325, 2325 के लेवल डिसाइसिवली टूटे तब खरीदना है, एल्स वेट एंड वॉच करेंगे। 2325 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा HUL के लिए, ये आपको रखनी नजर। सेठी साहब से भी इस पर राय लेंगे, पर उससे पहले अब वागले साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं और पिक ऑफ द डे ले लेते हैं वागले साहब की तरफ से। मॉर्निंग सर, बताइए। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे होगा आयशर मोटर्स, जो मैंने कल दोपहर में भी BTST के तौर पे कवर किया था। शॉर्ट टर्म मूव तो है, मुझे लगता है पैटर्न जिस तरह से बना है अगले 2 से 3 दिनों में ये आउट परफॉर्म करना चाहिए। 2562 का बंद है, 2520 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, एक 40 रुपए की रिस्क होगी और मुझे लगता है 2700 तक अगले 1 से 2 दिनों में जाना चाहिए। 2700 की रफ्तार की तरफ जर्नी कर सकता है आयशर मोटर्स, इस पर रखनी है नजर। कल भी हमने देखा सेकेंड हाफ में स्पेशली ऑटो स्टॉक्स थोड़े एक्टिविटी आपको अच्छी दिखा रहे थे। सेठी साहब, HUL पर राय, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ विवाद है, खबर ये भी आ रही है कि रिटेलर्स 1 फरवरी से इनके प्रोडक्ट्स नहीं बेचेंगे अगर ये विवाद सुलझाया नहीं गया तो। कैसे देखें सर HUL को? देखिए दीपांशु, वैसे तो कंपनी तो सॉलिड कंपनी है, फंडामेंटली तो कुछ कहना ही नहीं है। बाकी स्टॉक भी अपने जो हाइज है 2800-2900 के हाइज से अच्छा खासा करेक्ट होकर अब 2300 के लेवल पे आ गया है। हालांकि ये जो खबरें हैं डेफिनेटली नेगेटिव है, बट मुझे HUL के मैनेजमेंट पे विश्वास है और मुझे लगता है ये जो भी मामला है वो टाइम रहते ही सुलझा लिया जाएगा। तो ऑल इन ऑल आज इस पे एक नीजर रिएक्शन, डेफिनेटली नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है, बट इस स्टॉक में ज्यादा बेरिश नहीं हूं। अगर ये स्टॉक 2200 के आसपास के लेवल्स पे आता है पिछले कुछ दिनों में, अगर ये मामला थोड़ा लिंगर ऑन होता है तो मुझे लगता है वो एक खरीदारी करने का ही मौका होगा इस स्टॉक में। ओके, तो खरीदारी करने का ही मौका होगा इस स्टॉक में, खरीदारी नजर रख के चल सकते हैं आप। जहां तक HUL का सवाल है, देखते हैं आज ट्रेड में किस तरह का एक्शन दिखाएगा।